students, how are you all? तो as you all know that we were doing the chapter staffing and staffing में हमने recruitment start कर दिया था, जिसमें last video में recruitment के बारे में and internal source के बारे में हमने देख लिया था। तो अभी इस वीडियो में हमें देखना है कि internal sources के demerits क्या होते हैं and external source क्या होता है। तो हमने ये देख लिया था कि जो आपका recruitment होता है ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट आपका होता है इंटरनल एंड सेकंड होता है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स जो था आपका उसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, इसके मेरिट्स देख लिए थे एंड इस वीडियो में इसके डीमेरिट्स देखने हैं एंड एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है इसको जानना है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं इंटरनल सोर्सेज के डीमेरिट से। इंटरनल सोर्स होता क्या है? इंटरनल सोर्स यही है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट का काम फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को रिक्रूट करके नए पोजीशंस पे लाए, तो वो इंटरनल सोर्स होता है। दो तरीके से होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, जो कि आपका पहला है प्रमोशन एंड आपका ट्रांसफर। ठीक है, तो आप डीमेरिट्स जब देखेंगे तो इंटरनल सोर्स के डीमेरिट्स जो आपके होते हैं वो फर्स्ट आपका होता है इनब्रीडिंग। फर्स्ट आपका होता है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? इनब्रीडिंग, ठीक है, इन मतलब इनसाइड एंड ब्रीडिंग। तो होता क्या है, इनब्रीडिंग कहता है कि जब वैकेंसीज को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही फिल करने लगते हैं तो क्या होता है, देयर इज लेस स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट, और इससे क्या होता है, न्यू ब्लड का इन्फ्यूजन नहीं होता इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहना क्या चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसमें हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो होता क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं वो ही हाई पोस्ट पर आ जाते हैं, प्रमोशन होता है तो हाई पोस्ट पे आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो पुराने तरीकों से काम कर रहे होते थे वो उन्हीं तरीकों से आगे भी काम करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एक्सटर्नल नहीं कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल नहीं करने का मतलब क्या है कि बाहर से लोग नहीं आ रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, बाहर के जो लोग हैं उनका माइंडसेट अलग है। ठीक है, हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों से ज्यादा एफिशिएंट हो। ठीक है, उनका माइंडसेट अलग होता है, उनका चीजों को देखने का तरीका अलग होता है, उनके वेज अलग होते हैं, उनके टैलेंट्स अलग होते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरीके का काम चला आ रहा था, जिस तरीके के लोग रहते हैं वो ही आगे प्रमोट होते हैं, वही ट्रांसफर होते हैं, उन्हीं तरीकों से चलते रहते हैं, जिससे क्या है, एक सेम लेवल का काम होता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। नया टैलेंट, न्यू ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्यूज नहीं हो पाता है और इसी को इनब्रीडिंग कहते हैं। तो इंटरनल सोर्स का डीमेरिट है, सेम तरीके की चीजें होती रहेंगी एंड नया ब्लड, नया टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये फर्स्ट डीमेरिट है। इसके बाद जो आपका सेकेंड डीमेरिट होता है, सेकेंड डीमेरिट कहता है कि एम्प्लॉइज में बिकम लेथार्जिक इफ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशंस। तो इसमें कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज होते हैं जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज बिकम लेथार्जिक। लेथार्जिक का क्या मतलब होता है, लेजी हो जाते हैं। ठीक है, लेजी हो जाते हैं एम्प्लॉयज। ठीक है, काम को अपने उतने अच्छे से नहीं करते। क्यों? बिकॉज एम्प्लॉयज को देखिए पता रहता है कि हाँ भाई हमारा तो प्रमोशन हो ही जाएगा। जनरली अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट हो रहा है तो उसमें क्या होता है, या तो ट्रांसफर होता है या प्रमोशन होता है। अब एम्प्लॉयज जो है उन्हें पता है कि जैसे ही हम एक सीनियोरिटी लेवल पर आएंगे तो सीनियोरिटी के बेसिस पे हमें प्रमोट करके एक हाई पोस्ट ऑफर कर दी जाएगी, तो वो मेहनत नहीं करते हैं। अगर इस चीज पे अगर उनको ये कंपटीशन की फीलिंग रहती कि भाई एक्सटर्नली भी कोई बाहर का अच्छा इंसान, हमसे एफिशिएंट इंसान को रिक्रूट करा जाएगा, तो वो कंपटीशन की फीलिंग उनमें रहेगी और फिर वो मेहनत करेंगे कि वो उस हाई पोस्ट को अचीव करें। अब अगर उन्हें पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल रिक्रूटमेंट होता आ रहा है, जो जैसे जैसे सीनियर होता जाता है वो हाई पोस्ट में जाके उसको प्रमोट कर दिया जाता है, तो अगर उसको पता है ये पॉलिसी चली आ रही है
तो वो अपने लेवल पे बहुत एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, लेथार्जिक हो जाएगा। और जब एफिशिएंटली काम नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इससे जो बिजनेस का ओवरऑल आपका बिजनेस का पूरा प्रोसेस है, सारे फंक्शन है, वो एफिशिएंटली नहीं होंगे। बिजनेस की जो ग्रोथ है वो हैम्पर कर जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयज लेथार्जिक हो जाएंगे। दे विल बी श्योर कि सीनियोरिटी पे आते ही उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो ये भी एक डीमेरिट है इंटरनल रिक्रूटमेंट का। अगर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है इसमें, तो एम्प्लॉयज को ये डर रहता कि हाँ किसी और एफिशिएंट पर्सन को भी जॉब मिल जाएगी, बिकॉज तब उनका कॉम्पिटिशन उनके सामने आता, ठीक है, तब उनको खुद को इम्प्रूव करने के अंदर से पावर आती। बट ऐसे में ऐसा नहीं होता है, इंटरनल में दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद थर्ड आपका कहते हैं कि न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स and no organization can fill all its vacancies from internal source। अब ये क्या कह रहा है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है ना, ये इनकम्प्लीट सोर्स है। इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इनकम्प्लीट इसको क्यों बोला जाता है? इनकम्प्लीट मतलब ये कंप्लीट नहीं करता है, कभी भी ये सोर्स कंप्लीट नहीं होगा, एक टाइम पे एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको याद हो कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था एक टर्म जिसको बोलते थे चेन ऑफ प्रमोशन। चेन ऑफ प्रमोशन, चेन ऑफ प्रमोशन क्या कहता था? चेन ऑफ प्रमोशन कहता था कि अगर ये एक पोजीशन है, एक हाई लेवल की पोजीशन है, यहाँ पर इंटरनल रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब है कि इसके जो लो पोजीशन वाला पर्सन है उसी को प्रमोट करके ये पोजीशन दे दी जाएगी। तो जब उसको प्रमोट करके ये पोजीशन मिलेगी तो ये वेकेंट हो जाएगी। जैसे ही ये वेकेंट होगी, इससे लोअर वाली पोजीशन के पर्सन को यहाँ पर एम्प्लॉय कर दिया जाएगा, उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, फिर ये वेकेंट हो जाएगी तो इससे नीचे वाले को प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसे क्या होता है, एक चेन ऑफ प्रमोशन क्रिएट हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, लास्ट में जो पोजीशन रहेगी, जो एकदम लोएस्ट पोजीशन है, जब वो वेकेंट हो जाएगी और उसके नीचे कोई पोजीशन नहीं बचेगी, उसके नीचे कोई एम्प्लॉय नहीं बचेगा कि उसको प्रमोट करके उस पोजीशन पर लाया जाए, तो ऐसे में उस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नली रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी बिकॉज नाउ उसके पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसे को प्रमोट करके इस वेकेंट पोजीशन पे लाए, जो कि लास्ट बच रही है आफ्टर फॉलोइंग दिस चेन ऑफ प्रमोशन। तो अब इस वेकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ना चाहते हुए भी एक्सटर्नल सोर्स को लाना पड़ेगा। अब इस पोजीशन के लिए वो एक्सटर्नल सोर्सेस को ही यूज कर सकता है, इंटरनल है नहीं उसके पास। फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो तब होगा जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग प्रेजेंट है, इससे नीचे कोई प्रेजेंट है नहीं, तो उसको वो कैसे प्रमोट करेगा? कुछ प्रमोशन नहीं होगा, कुछ ट्रांसफर नहीं हो सकता यहाँ पे, तो यहाँ पर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करनी ही पड़ेगी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रही है तो वो हमेशा इनकम्प्लीट होगा, बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके, एक पोजीशन पे जाके एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करनी ही पड़ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो इनकम्प्लीट सोर्स होता है। एंड जनरली जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सोर्स नहीं अपना पाते बिकॉज नए होते हैं और उनके पास स्टाफ की कमी भी होती है। देखो आपने देखा ट्रांसफर तब होता है जब एक जगह ओवर स्टाफिंग है और एक जगह अंडर स्टाफिंग है, ठीक है। तो नई ऑर्गेनाइजेशन में जनरली इतने स्टाफ नहीं होते। अब कोई ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके पास इतने एम्प्लॉयज होते हैं कि वो उनको प्रमोट, ट्रांसफर करके रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। न्यू ऑर्गेनाइजेशंस जनरली नहीं कर पाती है। एंड सेकेंडली आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इनकम्प्लीट सोर्स होता है, तो ये भी एक बड़ा डीमेरिट है। उसके बाद कहा जाता है कि स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। देखो अब क्या होगा, यहां पर कह रहे कॉन्फ्लिक्ट होगी, कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा होना, ठीक है, डिस्प्यूट्स होने। तो ऐसा क्या होगा कि जब एम्प्लॉयज को पता रहेगा कि इंटरनली रिक्रूटमेंट हो रही, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे होता है? प्रमोशन से होता है, ट्रांसफर से होता है। अब प्रमोशन की जैसी बात आती है तो वहां पे आ जाता है कंपटीशन। एम्प्लॉयज को पता है कि अगर वो ढंग से काम करेंगे तो वो उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा। उन्हें पता है कि वो जो लेवल है, अब उनसे हायर पोजीशन जो है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट से फिल करी जाएगी, जिसमें प्रमोशन ही होगा।
तो जब ऐसा होगा देन एम्प्लॉयज जो उनके सेम लेवल वाले होते हैं वो कंपटीशन में आ जाते हैं, और उस कंपटीशन से क्या होता है, उनमें नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। वो एक दूसरे को अपना कुलीग समझने के बजाय कॉम्पिटिटर समझने लग जाते हैं, और उसमें क्या होता है, अपना एक अच्छा काम करने के चक्कर में कॉपरेशन नहीं करते। जब कोऑर्डिनेशन नहीं होती, कॉपरेशन नहीं होता है, तो बिजनेस सफर करने लग जाता है। तो क्या होता है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट होगी, प्रमोशन होंगे, प्रमोशन के लिए कंपटीशन आ जाता है एम्प्लॉयज के बीच में, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंड कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्प्यूट होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी चीज तो है नहीं। अब एक और चीज होती है, अब एक को प्रमोशन मिल गया तो बाकी एम्प्लॉयज क्या है, डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे। मे बी उनको लगेगा कि कुछ टाइप का नेपोटिज्म हो रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, जैसे कि होता रह रहा है स्कूल्स में भी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई बार फिर बच्चों को लगता है कि ये फेवरेट स्टूडेंट है टीचर का, सो इसलिए इसको ये पोजीशन दी गई, इसलिए उसको मॉनिटर बनाया गया। तो इससे क्या है, नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं, एंड इससे कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन तो होगा नहीं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए भी बोला गया कि इंटरनल रिक्रूटमेंट में की वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, एम्प्लॉयज डिससैटिस्फाइड रहते हैं। अब जब एम्प्लॉय डिससैटिस्फाइड हो जाएगा तो उसको लगेगा कि फिर उसको काम करने का मन नहीं करेगा, फिर वो एफिशिएंटली फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक डिमेरिट है, कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉयज। इसके बाद आपका कहता है कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से प्रोडक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की कम हो जाती है। तो इसको आप लिख सकते हो 5th पॉइंट को, लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की कम हो जाती है। अब जब ट्रांसफर होगा तो देखो, ट्रांसफर जब भी होगा तो एक पर्सन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाता है। जब वो दूसरी ब्रांच में जाता है तो वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट कुछ ना कुछ अलग होता है, वहां पे लोग अलग होते हैं। ठीक है, चीजों को करने का तरीका में भी बहुत सिमिलर हो, बट कुछ कुछ चीजें अलग भी हो सकती। तो इससे क्या होता है, नया एनवायरनमेंट रहता है, उस नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए उस पर्सन को टाइम लग जाता है। और जब ट्रांसफर बार बार होता रहेगा देन एक पर्सन एक जगह पे सेटल होने में टाइम लगा लेगा। जब तक ढंग से सेटल नहीं होगा वो अपना वर्क एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होते हैं तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, जो वर्क करने का उसका तरीका है, जो एफिशिएंसी है, वो ऑर्गेनाइजेशन की गिर जाती है, कम हो जाती है। तो ये डीमेरिट्स थे इंटरनल सोर्सेज के। फर्स्ट था इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग इसलिए होगी क्योंकि फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाएगा, इंटरनली ही जो काम करते हैं उन्हीं को आगे रिक्रूट कर दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन एम्प्लॉयज बिकम लेथार्जिक, लेजी हो जाते हैं। जब उन्हें पता है कि टाइम बाउंड प्रमोशन है, हम एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचेंगे, एक सीनियर हो जाएंगे, देन हमारा ऑटोमेटिकली प्रमोशन कर दिया जाएगा, बिकॉज ऐसा ही चला आ रहा है। तो इससे वो फिर अपने उस प्रेजेंट के सिचुएशन पे, प्रेजेंट पोस्ट पे ढंग से काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें पहले से ही कंफर्मेशन रहेगा कि दे विल बी प्रमोटेड। इनकम्प्लीट सोर्स इसलिए क्योंकि चेन ऑफ प्रमोशन बनती है और आखिरी में एक ऐसी पोजीशन बच जाती है जिसके लिए इंटरनल रिक्रूटमेंट पॉसिबल नहीं है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू अडॉप्ट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिकॉज प्रमोशन के लिए झगड़े होना, एक प्रमोट हो जाएगा तो दूसरा डिससेटिस्फाई हो जाएगा। एंड लास्ट है ट्रांसफर्स की वजह से प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की लो हो जाती है। सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स यहाँ पर खत्म हो जाता है। इंटरनल सोर्स में बस इतना ही था। अब जो आपका रिक्रूटमेंट है, इसका जो दूसरा सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसको देखा जाएगा कि वो क्या कहता है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, एबीसी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो, इसके अंदर एम्प्लॉयज को जो लाया जाएगा, जब रिक्रूटमेंट करी जाएगी, रिक्रूटमेंट का फिर से आपको मतलब पता होना चाहिए, सर्चिंग द एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। बस अप्लाई करने के लिए तक के प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं। अब अगर ये रिक्रूटमेंट के लिए, अभी हमने देखा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका टारगेट कहाँ था, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट कहाँ पर है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जो पूरा एनवायरनमेंट है, अब वहां से वो लोगों को रिक्रूट करेंगे। तो जब रिक्रूटमेंट हो फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोला जाता है।
अब जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, इसके बारे में ये बोला गया है कि इट प्रोवाइड्स विद चॉइस एंड ब्रिंग्स न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या था, इंटरनल रिक्रूटमेंट में ज्यादा वैरायटी भी नहीं थी, ज्यादा चॉइस भी नहीं होती थी, बिकॉज ऑलरेडी कुछ एम्प्लॉयज होते थे, उन्हीं में से उनको रिक्रूट करना है, उनको प्रमोट करना है, ट्रांसफर करना है, तो वो चीज के लिए उनके पास वैरायटी कम थी, लोगों की चॉइस कम थी, एंड सेकेंडली सेम टैलेंट को ही आगे बढ़ाया जा रहा था। नया ब्लड, नया टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आता था, बट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, अब एक्सटर्नल सोर्स से न्यू ब्लड विल बी एंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा। अब जो एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्रूटमेंट के थे, उसमें पहला होता है आपका, कई सोर्सेज है, फर्स्ट आपका होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है कि सर्च करना एम्प्लॉइज के बारे में एंड उन्हें स्टिमुलेट करना, किस लिए स्टिमुलेट करना, टू अप्लाई फॉर द जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, इसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कह रहा है मतलब कि डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हो रही है, डायरेक्टली जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाया जा रहा है। अब होता क्या है इसमें, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता क्या है, ये क्या करेगी ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक बोर्ड लगा देगी, ठीक है, और उस बोर्ड में लिख देगी कि भाई वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी जो भी उनको चाहिए, वैकेंसी के बारे में लिख देगी, जितने लोगों की जरूरत है, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। जनरली क्या होता है ना, ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ये कैजुअल वर्कर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, कैजुअल वर्कर्स के लिए, जो कि अनस्किल्ड होते हैं और सेमी स्किल्ड होते हैं। कैजुअल वर्कर्स, जिनको कैजुअली हम चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, उनके रिक्रूटमेंट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूज करा जाता है, जो कि अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड होते हैं। ये अनस्किल्ड क्या है, जिनको बहुत ज्यादा स्किल्स की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब कि बहुत प्रोफेशनल नहीं चाहिए हमें, कोई नॉर्मल सी स्किल्स अगर उसके पास अवेलेबल है, या सेमी स्किल्ड है, थोड़ी सी स्किल्स अवेलेबल है कोई पर्टिकुलर काम को करने के लिए, वैसे ही बंदे को वो रिक्रूट कर लेंगे। जनरली ऐसा कहाँ होता है, लेबर में होता है। अगर फैक्ट्री में किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए लेबर चाहिए, या अगर कोई बिल्डिंग बन रही है उसको बनाने के लिए लेबर चाहिए, और किसी टाइप का काम है जहाँ पे लेबर्स की जरूरत है, या फिर जैसे आपने देखा होगा कई बार सफाई करने के लिए, ठीक है, जनरली ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें परमानेंटली जो काम कर रहा था कई टाइम से, जो कि वहाँ की सैनिटेशन का, साफ सफाई का ध्यान रख रहा था, अब वो नहीं आ रहा है किसी वजह से, तो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली रिक्रूट कर देगी। क्या उसके लिए बहुत स्किल्ड इंसान की जरूरत है, नहीं, नॉर्मल सा पर्सन भी कर सकता है अगर वो जॉब करना चाहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या करती है, एकदम डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन अपने बाहर बोर्ड लगा देती है कि भाई हमें जरूरत है इस टाइप का काम करने के लिए। जिनको जरूरत होती है वो क्या करते हैं, जो भी टाइम मेंशन होता है उस टाइम पे क्या करती है, बुला लेती है कि जिनको चाहिए कि वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, वो तुरंत का तुरंत जो वहां पर इस टाइम पर आ जाए। लोग पढ़ते हैं, जिनको आना होता है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर असेंबल हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हेड होता है वो जाके देखता है उनको, ठीक है भाई इतने सारे आ गए हैं, और डायरेक्टली वहीं पे सिलेक्शन कर लेता है कि किसको सेलेक्ट करके अब उस जॉब पे रखा जाएगा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो कि सेकंड प्रोसेस है, सेकंड स्टेप आपका है स्टाफिंग प्रोसेस का, सिलेक्शन भी ऑन द स्पॉट हो जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या कहता है कि बस बोर्ड बाहर लगा दिया गया, उसको पढ़ के लोग आ जाते हैं, वो फिर वहीं पे सिलेक्शन हो जाता है। कैसे टाइप के काम के लिए ऐसा होता है, जब लेबर या कैजुअल वर्कर हमें चाहिए, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड टाइप का पर्सन चल जाएगा, उसको जब रिक्रूटमेंट करनी होती है तो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूज करती है। एग्जाम्पल के लिए क्या कर सकते हो, लेबर को अगर चाहिए, हमें नॉर्मल सा लेबर कोई चाहिए, सैनिटेशन का वर्क करने के लिए कोई चाहिए, अब ऑर्गेनाइजेशन का कोई अच्छा सा गार्डन है, उसके पास गार्डनर नहीं है, उसके लिए वो ऐसा कर सकता है। तो इन टाइप के जो जॉब्स होते हैं उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मेथड यूज कर लिया जाता है। अब ये भी एक्सटर्नल है, क्या इसमें ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अंदर से किसी स्टाफ को एम्प्लॉय करा, नहीं करा, बाहर से लोग उसका बोर्ड पढ़ के आएंगे, जो बाहर के लोग हैं, एंड उनको रिक्रूट करा जाएगा। तो इसमें यही है कि जो जॉब सीकर होते हैं, दे असेंबल आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफाइड डेट पे आ जाते हैं, और ऑन द स्पॉट उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। और क्यों होता है, कैजुअल वैकेंसीज होती हैं जो कि अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब के लिए लोगों की जरूरत होती है,
उसके बाद क्या होता है, एक और चीज इसमें है, ये जो लोग होते हैं ये डेली वेजेस इनको देते हैं। डेली वेजेस आपने सुना होगा, जो भी लेबर टाइप के लोग होते हैं इनको क्या होता है, इनको रोज के काम के हिसाब से इनको वेज दे दिया जाता है। अब ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी स्टाफ होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, जो होते हैं फिजिकल वर्क करते हैं एंड मेंटल वर्क करते हैं। जो फिजिकल वर्क करते हैं वो क्या है, वो मेहनत का काम कर रहे हैं, वो लेबर होते हैं। और जो मेंटल वर्क करते हैं वो क्या, ऑफिस वर्कर्स होते हैं, जो जनरली कंप्यूटर वगैरह का काम देखते हैं, बैठने का काम जिनका होता है। जो फिजिकल वर्कर होता है, लेबर होता है, इसको जो पेमेंट मिलती है, इसको जो इनकम मिलती है वो वेजेस के फॉर्म में होती है। एंड जो मेंटल वर्क करते हैं, ऑफिस वर्कर्स होते हैं, इनको सैलरी मिलती है। वेजेस जो होते हैं ये जनरली डेली बेसिस पे मिलते हैं एंड सैलरी जनरली मंथली बेसिस पे दी जाती है। मंथ के हिसाब से सैलरी का पेमेंट होता है। तो इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो होते हैं डेली वेज अर्नर्स होते हैं, रोज के इनके काम के हिसाब से इनको सैलरी, इनको वेजेस दे दिए जाते हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। उसके बाद क्या है, एक होता है कैजुअल कॉलर्स। अब ये आपका फर्स्ट हो गया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सोर्स। सेकंड होता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स होता क्या है, देखो जनरली ये होता है कि आपने देखा होगा जब किसी को किसी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, लोगों को आजकल देखिए हो रहा है इतना, तो लोग अपना रेज्यूमे तैयार कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके सबमिट कर देते हैं। रेज्यूम तैयार करके उसको ऑर्गेनाइजेशन में जाके सबमिट कराते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कहती है ठीक है भाई, हमने आपका रख लिया है, जब हमारे पास वैकेंसी आएगी तो हम आपको बता देंगे। तो ऐसे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कई सारे ऐसे लोगों के रेज्यूमे तैयार हो जाते हैं, पहले से रखे रहते हैं, उनके पास वो लिस्ट बन जाती है लोगों की जो उस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। जब उनके पास ये लिस्ट बन जाती है, अब फिर अचानक क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि हाँ भाई हमारे पास एक वैकेंसी खाली है या 3 वैकेंसी खाली है, जितनी भी खाली हो उनको पता चल गया। तो अब वो क्या करेंगे, उनके पास वो लिस्ट तैयार है उन लोगों की जिन्होंने अप्लाई करा था जॉब में, तो अब वो उसमें से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, किसी को भी वो बुला सकते हैं आफ्टर सीइंग देयर एलिजिबिलिटी। उनके सबके रेज्यूमे पढ़ने के बाद, उनकी एलिजिबिलिटी देखने के बाद, उनके पास पहले से तैयार वो लिस्ट रखी है और वो क्या करेंगे, जिनको ऑर्गेनाइजेशन को जो सही लगेंगे, जो परफेक्ट लगेंगे, उनको वो रिक्रूटमेंट उनकी कर लेंगे, उनको कॉल करके बुला लेंगे। उनकी डिटेल्स तो ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, तो इनको कैजुअल कॉलर्स कहा जाता है। ये तरीका होता है कैजुअल कॉलर्स का। तो क्या होता है इसमें, पहले से ही लोग ऑर्गेनाइजेशन को अपना रेज्यूमे वगैरह दे देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास तब तो कोई जॉब थी नहीं उनके लिए, तो उन्होंने वो सारी इंफॉर्मेशन उनकी रख ली। अब कई सारे लोगों की डिटेल्स आ चुकी है ऑर्गेनाइजेशन के पास, कई अचानक से किसी भी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उनको लगा कि हाँ भी वैकेंसी अब आ गई है, ठीक है, अब यहाँ पर 1 पर्सन की जरूरत है, 2 पर्सन की पीपल की जरूरत है, तो वो क्या करेगी, अब वो उस लिस्ट में से लोगों को छांट के जो भी उसको सही लग रहे हैं या सबको बुला सकती है और फिर उसके बाद वो आगे का प्रोसेस कर लेगी। तो रिक्रूटमेंट क्या था, रिक्रूटमेंट यही कह रहा था कि वी हैव टू सर्च फॉर द पीपल एंड वी हैव टू स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। कैजुअल वर्कर में लोगों ने अप्लाई तो पहले ही कर दिया है, ठीक है, जब टाइम आएगा तो अब उस ऑर्गेनाइजेशन को ये सर्च करने की जरूरत नहीं, उसके पास वो लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है और वो लोगों को बुला लेगी एंड रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ऑफिशियली हो जाएगा। तो रिक्रूटमेंट इतना ही कहता है। कैजुअल वर्कर्स में भी देखिए, जो लोग आ रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम नहीं करते थे, बाहर के लोग थे जिन्होंने पहले से अप्लाई कर दिया था, बट सिंस जॉब्स तब अवेलेबल नहीं थी इसलिए उनको सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। बट अब जब जॉब्स अवेलेबल हैं तो उनको रिक्रूटमेंट कर लिया जाएगा एंड दिस मेथड इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। तो इसमें क्या होता है कि मेनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कीप अ डेटाबेस, एक पूरा डेटाबेस होता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का इन देयर ऑफिसेस। तो इसमें ये आपका कीवर्ड है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट कौन होता है, जो अप्लाई करता है वो एप्लीकेंट हो गया, ठीक है, उनकी पूरी लिस्ट तैयार रहती है एंड फिर होता क्या है कि सच जॉब सीकर्स कैन बी अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मैन पावर, बहुत वैल्यूएबल सोर्स होते हैं, ये लिस्ट प्रिपेयर रहती है और जब वैकेंसीज अराइज होती हैं देन दे कैन बी स्क्रीन्ड। इसका मेजर मेरिट ये है कि इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वर्कफोर्स। इसमें ये कहते हैं कि बाकी सोर्सेज से अगर कंपेयर करा जाए, बाकी सोर्सेज से अगर कंपेयर करा जाए
तो ये सोर्स एक इकोनॉमिक सोर्स है, सस्ता तरीका होता है। बिकॉज देखो इसमें कुछ बाकी में रिक्रूटमेंट में क्या करना होता है ना, आपको सर्च करना है। अब लोगों को सर्च करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देने होते हैं, कई तरीके के होते हैं जिससे आप लोगों को सर्च करते हो। कैजुअल कॉलर में क्या है, लोग पहले से ही आपके पास आ चुके हैं, जो एलिजिबल है उन्होंने पहले से अप्लाई कर दिया, यू डोंट नीड टू सर्च फॉर देम, आपके पास लिस्ट अवेलेबल है, आपको बस उनको कॉल करना है, ठीक है, एंड आपके सामने लोग आ जाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा इसका मेरिट भी एक चीज होती है। ये आपका सेकेंड सोर्स था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड सोर्स आता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट से पहले आप 2-3 और टर्म्स देख लीजिए जो स्टाफिंग में यूज होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके पास वैकेंसी है, जिसको जरूरत है स्टाफ की, और यहाँ पर ये पर्सन है जिसको जॉब की जरूरत है, इसको किसकी जरूरत है, इसको स्टाफ की जरूरत है एंड इसको जॉब की जरूरत है, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे जॉब गिवर एंड इस पर्सन को हम बोलेंगे जॉब सीकर। सीकर मतलब जो ढूंढ रहा है, जो सीक कर रहा है, ठीक है। जॉब गिवर होती है ऑर्गेनाइजेशन जो जॉब ऑफर करेगी, जिसके पास जॉब्स अवेलेबल है, एंड जिसे जॉब चाहिए उसको जॉब सीकर बोला जाता है। तो जॉब सीकर एंड जॉब गिवर ये टर्म्स बहुत ज्यादा आपके इस चैप्टर में यूज होंगे, ठीक है। तो जॉब सीकर होता है, जॉब गिवर है। अभी इसको एम्प्लॉय नहीं बोल सकते, अभी इस पर्सन को एम्प्लॉय और इसको एम्प्लॉयर नहीं बोल सकते, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट में देखिए जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट, इस अगर एक पर्सन किसी के अंडर में काम करेगा तो इसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा होगा, ये आपकी थर्ड टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो होता है इसमें क्या होता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा ना, कि एम्प्लॉय बोलेगा कि हाँ भाई आप हमारे एम्प्लॉयर हो एंड हम आपके हिसाब से काम करेंगे, इतनी सैलरी होगी, ये सारी चीजें, जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना तब एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। उसके पहले वो एम्प्लॉयर और वो एम्प्लॉय नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से अभी ये जॉब गिवर है, जॉब सीकर है, जब इसका रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है, तब वो क्या होगा, रिक्रूटेड कैंडिडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग टर्म यूज होंगे, आपको ये सारे टर्म्स मिक्स नहीं करने, ठीक है। अभी ये जॉब सीकर है, जब वो सेलेक्ट हो जाएगा तो वो एम्प्लॉय बन जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब इसमें क्या है, आपको देखना है थर्ड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो थर्ड सोर्स है वो क्या कहता है, वो होता है आपका एडवर्टाइजमेंट। जैसे एडवर्टाइजमेंट का तो आपको बहुत देर से बताया जा रहा है कि एडवर्टाइजमेंट देने पड़ते हैं जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में उसको लोगों की जरूरत है, वैकेंसी आ गई है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो एक पेज होता है जिसमें सारी जॉब वैकेंसीज छोटे छोटे बॉक्स में लिखी रहती है, उसमें जॉब का डिस्क्रिप्शन होता है, सैलरी वगैरह होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब मेंशन होता है। तो यही एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसमें एडवर्टाइजमेंट में ये करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स इज जनरली यूज्ड व्हेन अ वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड। तो पहली चीज ये तब कर थे कि न्यूज़पेपर कितने लोगों के घर पे आता है। अगर आप अमर उजाला की बात करो, दैनिक जागरण की बात करो, तो एक ही न्यूज़पेपर कितने लोगों के घर पे आता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस वाइडर है, तो देखो चॉइस वाइडर का क्या मतलब है, आपको ही बताया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको जो लोग चाहिए तो उसको पता है कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो चलो प्रेजेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। अब अगर उसको पता है कि हमारे जो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लोग हमें जो चाहिए वो इस पर्टिकुलर एरिया से आ जाएंगे, तो वो ऐसा कोई तरीका यूज करेगा कि केवल उस एरिया के लोग आए। जनरली जो आपने वो वाला फर्स्ट आपने मेथड देखा था, फर्स्ट वाला जो आपका था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो उसमें क्या होता है ना, अब जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह है वो किसी विलेज एरिया में है, ठीक है, विलेज के किसी आउटर एरिया में है, तो उसको पता है कि अगर वो ये बोर्ड लगाएगा तो क्या वो बोर्ड देखने के लिए, वो बोर्ड पढ़ने के लिए लोग बहुत दूर दूर से भी आएंगे, नहीं आएंगे। जनरली जो लोकल लोग होंगे उन्हीं को उसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ही वो लोकल लोग थे, वो लोकल पीपल थे कि वो उनमें से कोई आकर जॉब करे, बिकॉज उससे जरूरत नहीं थी बहुत एफिशिएंट और या बहुत वाइड लोगों को जानने की। लेकिन अब अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम देखेंगे जिसको जो कहता है कि हमें तो भाई बहुत वाइड चॉइस चाहिए, बिकॉज हमें स्पेशल टाइप के लोग चाहिए, बहुत एफिशिएंट पीपल चाहिए,
और उसको पता है कि अब ये एफिशिएंट लोगों के लिए ऐसा नहीं कि हम बोलते एक पर्टिकुलर एरिया में है वो मिल जाएगा, पर्टिकुलर सिटी से मिल जाएगा या पर्टिकुलर स्टेट से मिल जाएगा। अब वो जो है ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी चॉइस एक नेशन में स्प्रेड करती है कि पूरे नेशन से हमें लोगों की जरूरत है, पूरे नेशन में एडवर्टाइजमेंट करवा दो। तो ये चीज डिपेंड कर रही है ना ऑर्गेनाइजेशन पे कि उसको किस तरह के लोग चाहिए। अब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि उसको वाइडर चॉइस है, वाइडर चॉइस है उसकी, हमको बहुत दूर दूर से लोग चाहिए, तो वो एडवर्टाइजमेंट निकालेगा। एडवर्टाइजमेंट किस में करती है ऑर्गेनाइजेशन? जनरली न्यूज़पेपर्स में, ट्रेड जर्नल्स में, ठीक है। न्यूज़पेपर हो गए, ट्रेड जर्नल हो गए। जर्नल क्या होते हैं? मैगजीन होते हैं, बिजनेस लोग, बिजनेस से रिलेटेड होता है जनरली। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो इन ट्रेड जर्नल्स को ज्यादातर पढ़ते हैं। जो जनरली जो नॉर्मल लोग हैं, कॉमन पीपल है, वो इन ट्रेड जर्नल्स वगैरह को नहीं देखते हैं। तो न्यूज़पेपर हो गए, ट्रेड जर्नल हो गए, इनमें एडवर्टाइजमेंट निकाल के ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। कब करती है? जब ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस वाइडर हो, उसको बहुत दूर दूर से लोगों की जरूरत हो, ठीक है। अब कहते हैं कि जो सीनियर पोजिशन होती है इंडस्ट्री की एंड कॉमर्स की, वो इस मेथड से फिल होती है। अब देखो यहाँ पर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स दो टर्म आ रहा है। तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आपको पता होना चाहिए कि जो बिजनेस होता है आपका, बिजनेस आपका कहाँ से आया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक होती है, नॉन इकोनॉमिक होती है। ये आपने पढ़ा होगा। इकोनॉमिक वो एक्टिविटीज हैं जो मनी इनकम अर्न करने के लिए होती है। नॉन इकोनॉमिक वो एक्टिविटीज है जिनका मोटिव मनी इनकम अर्न करना नहीं होता है, वो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ सिंपैथी करी जाती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आपने भी देख लिया। बिजनेस जो होता है, बिजनेस में बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ये सब वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है क्लास 11th का, उसमें आप देख सकते हैं। बिजनेस जो होता है इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो जनरली आप अपनी बुक में ये वर्ड देखोगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज। तो जो इंडस्ट्री एक्टिविटी करती है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जो कॉमर्स एक्टिविटी करता है वो कमर्शियल एक्टिविटीज। तो क्या है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स? बिजनेस की दो ब्रांचेस है, इंडस्ट्री होता है, कॉमर्स होता है। बेसिकली जो बिजनेस आपका होता है ना, उसमें दो एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी होती है। गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना और गुड एंड सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों में। प्रोडक्शन का काम इंडस्ट्री करती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कॉमर्स करती है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज इसीलिए बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चाह रही है कि उसको सीनियर टाइप के लोग चाहिए, किस एक्टिविटीज के लिए? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए अगर चाहिए, तो सीनियर लोगों के रिक्रूटमेंट के लिए भी वो एडवर्टाइजमेंट एज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को यूज करती है। एडवर्टाइजमेंट जो है मैनेजमेंट को एक वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स देता है। लीडिंग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि भाई जब न्यूज़पेपर में लोग पढ़ेंगे ना, तो जो अनसूटेबल हैं वो भी अप्लाई कर देंगे, जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर देंगे। बिजनेस में पोस्ट है सीनियर एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, और भी कोई हाई पोस्ट हो सकती है, कोई मैनेजर की हो गई, मैनेजर की हो गई, उससे हाई मैनेजर की हो गई। तो अब क्या है कि जरूरी नहीं है जितने लोग वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हैं या जितने लोग वो अप्लाई कर रहे हैं वो सब उसके लिए परफेक्ट हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, किस टाइप का काम करती है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि एक पर्सन कितना एलिजिबल है। तो जब ये एडवर्टाइजमेंट अगर वो वाइड कर रहे हैं तो जितना वाइड उनका एडवर्टाइजमेंट होगा उतने ज्यादा लोग उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे, जितने ज्यादा उस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे उतने ही ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या है, एप्लीकेशंस बहुत सारी आ जाती है एंड ऑर्गेनाइजेशन को सारी एप्लीकेशंस को देखना तो पड़ेगा ही, ठीक है, बिकॉज उसे तो एफिशिएंट इंसान चाहिए। तो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जब फ्लड ऑफ एप्लीकेशंस आ जाती है और जिसमें मैक्सिमम लोग, ज्यादातर अक्सर यही होता है, जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो अनसूटेबल होते हैं, दे आर नॉट सूटेबल फॉर दैट जॉब। और जब ऐसा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम एंड मनी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है उन सब एप्लीकेशंस को भी गो थ्रू करने में। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि फ्लड ऑफ एप्लीकेशंस आ जाते हैं। एंड इसीलिए देखो रिक्रूटमेंट में क्या बोला गया था, रिक्रूटमेंट में आपको बताया गया था कि रिक्रूटमेंट क्रिएट्स अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स का पूल क्रिएट कर देती है। उसमें हमने यही रिक्रूटमेंट देखा था कि अगर एडवर्टाइजमेंट से हो रहा है
तो एक फ्लड ऑफ कैंडिडेट्स बन जाएगा, पूल हो जाएगा कैंडिडेट्स का, बहुत थाउजेंड्स में लैक्स में कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, जबकि उन्हें पता होगा कि जॉब की वैकेंसी केवल 10 या 15 है। ठीक है, अगर आप और भी चीजें देखो, रिक्रूटमेंट क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट ये कहते हैं कि अप्लाई करना जॉब के लिए। ठीक है, अगर आप कोई एग्जाम की बात करो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है, देखो रिक्रूटमेंट कहता है कि सर्च करना, लोगों को स्टिमुलेट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। जब भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है तो लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्म फिल कर देते हैं। जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया ना, तो वो आपका रिक्रूटमेंट हो गया। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपका एसएससी होता है, सीजीएल, सीएचएसएल का, तो वो जॉब्स के लिए होता है। बैंक के एग्जाम्स होते हैं, जॉब्स के लिए होते हैं। तो ये जो आप फॉर्म फिल करते हो ना, यही एप्लीकेशन है। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे देखो तो एग्जाम के लिए फॉर्म तो इतने सारे फिल करते हैं। ठीक है, लाखों लोग फिल करते हैं फॉर्म्स। उसके बाद जब टेस्ट होता है तो टेस्ट में लाखों लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, टेस्ट क्या है, टेस्ट आपका रिक्रूटमेंट नहीं है, टेस्ट आपका सिलेक्शन का पार्ट होता है। जो सेकंड स्टेप होता है आपके स्टाफिंग का, सिलेक्शन, उसका पार्ट होता है टेस्ट, जो एग्जाम आप देते हो। और उसके बाद, टेस्ट के बाद, उन लाखों लोगों में से कुछ हजार बच्चे ही पास होते हैं जिनको फाइनली वो जॉब्स मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, एप्लीकेशंस रिसीव करने को रिक्रूटमेंट कहते हैं। जब हम एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म्स फिल करते हैं, तो हमने रिक्रूटमेंट का स्टेप करा है। जब एग्जाम के लिए बैठते हैं, जब वो टेस्ट दे रहे होते हैं, देन वी आर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। और जब उन टेस्ट के रिजल्ट आते हैं, तो वो टेस्ट क्यों होते हैं, वो टेस्ट इसीलिए होते हैं कि जिन्होंने अप्लाई करा है, जिन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई करा है, फॉर्म्स फिल करे हैं, उनमें से कितने एफिशिएंट है, कितने सुटेबल है। तो सिलेक्शन का जब हम लोग आपका करेंगे, स्टेप पढ़ेंगे, तो उसमें टेस्ट वगैरह के बारे में देखा जाएगा। तो रिक्रूटमेंट क्या है, पूल ऑफ कैंडिडेट्स क्रिएट कर देता है, वाइडर चॉइस है, लेकिन डिसएडवांटेज ये बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं। अब इसके बाद आपका होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फोर्थ आपका है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, एक्सचेंज का मतलब होता क्या है ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, ये आपकी सबसे पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहली चीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये क्या करती है ना, ये एम्प्लॉयमेंट का एक्सचेंज करती है। एम्प्लॉयमेंट में कौन लोग होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो पार्टीज आती हैं आपकी, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर क्या है, जो जॉब गिवर है, जो जॉब देगा वो एम्प्लॉयर होता है। एंड एम्प्लॉय कौन है, जॉब सीकर है, जिसको वैसे जॉब चाहिए। अभी तो जब तक वो जॉब नहीं मिलेगी, जब तक जॉब सीक कर रहा है, तब तक तो वो जॉब सीकर ही कहलाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, सेलेक्ट हो जाता है, तो वो आपका एम्प्लॉय बन जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ना, ऑर्गेनाइजेशन के पास इन एम्प्लॉयज की लिस्ट होती है। होता क्या है, जिस भी इंसान को जॉब की जरूरत होती है, जिस भी पर्सन को जॉब चाहिए होती है, वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके ना अपना सारा डिटेल वगैरह दे देता है, किस टाइप का उसने पढ़ाई करी है, किस टाइप की जॉब उसको मिलेगी तो वो कर लेगा, वो सब डिटेल्स दे देता है। और इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास, जो कि गवर्नमेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास उसकी डिटेल्स रहती है। सिमिलरली क्या होता है, जिन लोगों को जरूरत है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉयर्स बैठे हैं, वो भी इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास आएंगे और वो फिर उनको बता देंगे कि उनके पास किस टाइप की वैकेंसी है, जिनको फिल करने के लिए उसे किस टाइप के लोग चाहिए। तो अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास उन लोगों की लिस्ट पहले से है, कई तरीके के लोगों की लिस्ट पहले से है। उसका जो क्लाइंट आया है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आई है, जिसको जॉब की जरूरत, जिसके पास जॉब अवेलेबल है और वो चाहता है कि उस जॉब को करने के लिए उन्हें स्टाफ की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करेगा ना, कि वो उन एम्प्लॉयज की लिस्ट में से सुटेबल कैंडिडेट्स उनको सजेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट जो आपका ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वो एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द जॉब सीकर, जिसको जॉब चाहिए, एंड द जॉब गिवर, जिसके पास जॉब्स अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट जो एक्सचेंज होता है, लिस्ट रखता है अपने पास, एंड फिर जब जॉब गिवर्स आते हैं उसके पास, इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास, तो वो आगे का प्रोसेस कर देता है, इनके बीच में कनेक्शन लिंक बना देता है। तो ये भी देखो डायरेक्ट सोर्स, आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। इसमें भी जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आएंगे बाद में, आफ्टर द वेरियस प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, देन वो भी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इंटरनली तो है नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, एक लिंक बनाता है जॉब सीकर के बीच में, जॉब गिवर के बीच में। जनरली गवर्नमेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस ये होती है। तो इसमें आपको ये बताया गया है
कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस दे आर रन बाय गवर्नमेंट एंड दे आर रिगार्डेड एज गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड जनरली इसमें भी अनस्किल्ड या स्किल्ड दोनों तरीके के, अनस्किल्ड जिनमें स्किल्स नहीं है, या फिर अगर किसी स्किल्ड पर्सन की हमें जरूरत है जिसके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हो, ठीक है। एक और चीज वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल या वोकेशन का क्या मतलब होता है, किसी पर्टिकुलर स्किल को आना, किसी पर्टिकुलर स्किल में अगर मास्टरी है आपको, उसमें आपने ट्रेनिंग ली है तो आप कहते हो कि आपको वोकेशन मिल गई। उसमें जनरली क्या होता है कि जैसे कारपेंट्री हो गई, वो स्किल बहुत अच्छे से किसी को आती है, किसी ने उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग करी है तो बोलेगा कि कारपेंट्री में उसने वोकेशनल ट्रेनिंग ली है, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स क्या है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स जनरली इंस्टीट्यूट्स, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे कई साल तक आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, वहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों तरीके का काम होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग जनरली प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, स्किल्ड होती हैं, स्किल बेस्ड होती हैं, ठीक है। नॉर्मल सी स्किल्स अगर आप उसमें ट्रेनिंग कर लेते हो तो वो वोकेशन हो जाता है। तो अगर हमें स्किल्ड या अनस्किल्ड जॉब की लोगों की जरूरत है तो फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से वो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टैक्ट कर सकती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैच करते हैं पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई को बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द जॉब गिवर्स। लेकिन होता क्या है, अब यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं इनके पास जो रिकॉर्ड होते हैं लोगों के, जो जॉब सीकर्स के रिकॉर्ड जो होते हैं इनके पास, जिनको जॉब की जरूरत है, वो जनरली पुराने होते हैं, ठीक है, अपडेटेड नहीं होते हैं। तो हो सकता है जिस पर्सन के रिकॉर्ड में कोई पर्टिकुलर एज का मेंशन हो और बाद में जाके पता चले कि वो तो उस एज को कब का क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हो जाती है बिकॉज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या गवर्नमेंट टाइप की होती है एंड उसमें ज्यादा जल्दी वो अपडेट नहीं होता है। उसके बाद आपका फिफ्थ आता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। अब फिफ्थ आपका आता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। प्लेसमेंट एजेंसीज पहले देखते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को थोड़ा रुक के करेंगे, पहले प्लेसमेंट एजेंसीज देखते हैं। तो प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट देखिए अगर आप जानो तो प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हमने जिसे कर लिया है उसको उसकी जॉब पे प्लेस कर देना, ठीक है। आपने सुना होगा कॉलेजेस में कहते हैं प्लेसमेंट होगी, लास्ट थर्ड ईयर जब हो जाता है, फोर्थ ईयर हो जाता है अगर, तो उस वक्त प्लेसमेंट कर दी जाती है। तो प्लेसमेंट क्या होता है कि आपको जॉब में प्लेस दे दी है, आपको जॉब प्रोवाइड कर दी गई है, जॉब मिल गई आपको, वो प्लेसमेंट होता है। तो ये क्या होती है, प्लेसमेंट एजेंसी होती है। प्लेसमेंट एजेंसीज भी इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह ही होती है। फर्क इतना होता है कि प्लेसमेंट एजेंसीज आपकी प्राइवेट होती है, प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट होती है एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आपके गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट चलाती है इसको, ठीक है। तो प्लेसमेंट एजेंसीज में कहा गया है कि अगर हमें टेक्निकल और प्रोफेशनल एरिया का कोई इंसान चाहिए, कैसा, टेक्निकल या प्रोफेशनल। टेक्निकल क्या है भाई, जैसे आपकी डिग्रीज होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बीटेक हो गई, बीसीए हो गई, एंड प्रोफेशनल एरियाज में प्रोफेशनल डिग्रीज क्या होती है, सीए हो गया, सीएमए हो गया, सीएफए हो गया, ये सब प्रोफेशनल डिग्रीज होती है। तो अगर हमें टेक्निकल या प्रोफेशनल एरियाज में चाहिए तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज जो कि प्राइवेट होती हैं, ये क्या करती हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही है आजकल, मैक्सिमम काम जो है ये प्लेसमेंट एजेंसीज भी करती है। ये क्या करती है, ये नेशन वाइड सर्विस प्रोवाइड करती है और पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई को करती है कनेक्ट, बैलेंस करती है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है पर्सनल जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है। ये जो पर्सनल टर्म है इसमें डबल एन है, डबल एन। पर्सनल का मतलब होता है, इस पर्सनल का मतलब वो पर्सनल प्राइवेट वाला पर्सनल नहीं होता है, इस पर्सनल का मतलब आपका ह्यूमन रिसोर्स से है। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, ह्यूमन बीइंग विच इज एक्टिंग एज अ रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उसको पर्सनल बोला जाता है। कहा जा रहा है कि प्लेसमेंट एजेंसीज इस पर्सनल डिमांड एंड इस पर्सनल की सप्लाई को मैनेज करती है। डिमांड क्या है, जैसे हम कहते हैं हमें गुड्स की डिमांड है, हमें कोई गुड्स चाहिए, तो पर्सनल की डिमांड कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड वो ऑर्गेनाइजेशन करेगी जिसे लोगों की जरूरत है, जो कि जॉब गिवर होता है।
सप्लाई क्या है, अगर हमें कोई गुड चाहिए, अगर हम लोग अपने हिसाब से देखें, हमें कोई गुड कोई सामान चाहिए होता है तो सप्लायर कौन है, वो दुकानदार है जो हमें सप्लाई करेगा। अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जिसको पर्सनल चाहिए, तो डिमांड क्या है, उस पर्सनल की डिमांड, उस ह्यूमन बीइंग की डिमांड कौन कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है जो कि जॉब्स देगी। सप्लाई क्या है, सप्लाई वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अभी इस केस में सिंस हम एक्सटर्नल सोर्स पढ़ रहे हैं तो सप्लाई का क्या सोर्स है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो है आपका पर्सनल की सप्लाई। तो ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती है, तो इसमें आपने एक टर्म देखा पर्सनल, जिसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स होता है। पर्सनल डिमांड एंड पर्सनल सप्लाई को मैच करने का काम प्लेसमेंट एजेंसीज करती हैं। सिमिलर काम ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस करते थे, फर्क इतना था वो गवर्नमेंट रन होते थे एंड ये जो आपके होते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज ये प्राइवेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है कि ये भी यही काम करते थे, कंपाइल द बायोडेटा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये बायोडेटा अपने पास रखते हैं और जो भी इनके पास क्लाइंट आते हैं, जो भी इनके पास ये जॉब गिवर्स आते हैं, उनको वो सजेस्ट कर देते हैं कि कौन से उनके लिए सूटेबल है। एंड एक और चीज, प्लेसमेंट एजेंसीज ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फीस भी चार्ज करते हैं। तो ये डिफरेंसेस आप जान सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, प्लेसमेंट एजेंसीज में। तो ये फीस भी चार्ज करते हैं अपनी इस सर्विस के लिए। एंड दे आर यूजफुल वेयर एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग इज रिक्वायर्ड। कई बार क्या होता है ना कि ये इंटरव्यू वगैरह भी कर लेते हैं, जो इनके पास आते हैं एम्प्लॉयज, जब एम्प्लॉयर आता है उनको जॉब देनी होती है, तो अगर ये सजेस्ट करते हैं कुछ लोगों के नाम, तो प्लेसमेंट एजेंसीज फीस चार्ज करते हैं, तो उसके बदले कुछ काम भी एक्स्ट्रा करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के कंपैरिजन में ये एजेंसीज थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हैं, ये फीस भी चार्ज करते हैं इसलिए, बिकॉज कई बार ये उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू वगैरह भी ले लेते हैं जिनको उन्होंने सजेस्ट किया है, तो आधा काम वो खुद ही कर देते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को कम करना पड़ता है, तो इसके लिए फीस वगैरह चार्ज करते हैं। तो ये आपका प्लेसमेंट एजेंसीज है, ये भी एक्सटर्नल सोर्स है। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए अगर लोग, तो क्या करें, प्लेसमेंट एजेंसी के पास जा सकता है। प्राइवेट एजेंसीज होती है, थोड़ी सी फीस दे सकते हैं एंड वो आगे का काम, आधा थोड़ा सा काम, तो मैक्सिमम काम जो बहुत बर्डनसम होता है वो प्लेसमेंट एजेंसीज कर देते हैं, उनके पास पहले से बायोडेटा होता है कैंडिडेट्स का। ठीक है, उसके अलावा आपने देखो मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या होता है, दूसरा है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट का क्या मतलब होता है, ये भी आपको हेल्प करती है टू रिक्रूट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सनल। दे स्पेशलाइज इन मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट्स। डेटा बैंक रखते हैं पर्सन्स का विद डिफरेंट क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स एंड एडवर्टाइज भी करते हैं जॉब्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स टू रिक्रूट द राइट टाइप ऑफ पर्सन। अब ये क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जॉब के लिए लोगों को रिक्रूट करते हैं। साथ में मैनेजमेंट नाम है तो ऑब्वियस सी बात है, इनका मेन फोकस क्या है, मैनेजरियल पर्सनल, जिन्होंने मैनेजमेंट की स्टडी करी है। मैनेजरियल हो गया जिन्होंने मैनेजमेंट जैसे एमबीए वगैरह करे हैं, टेक्निकल वगैरह टेक्निकल पढ़ाई करी, प्रोफेशनल डिग्रीज ली है। अगर उस टाइप का इंसान चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, तो अब ऐसा तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया, अगर हम एडवर्टाइजमेंट को देखें तो जो जो पढ़ेंगे वो सारे टेक्निकल, प्रोफेशनल या मैनेजरियल डिग्रीज करे होकर बैठे होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो अब यहाँ पे ये डिपेंड करना ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कैसे इंसान। अब ऑर्गेनाइजेशन को टेक्निकल लोग चाहिए, मैनेजरियल चाहिए, इन एजेंसीज इन मैनेजमेंट कंसल्टेंट से वो कॉन्टैक्ट करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इनके पास उनका लिस्ट होती है, इनके पास ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार होती है, तो वो क्या करेंगे, इनसे बात कर लेंगे। मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या है, ये भी टेक्निकल या मैनेजरियल और प्रोफेशनल पर्सनल की इनके पास लिस्ट होती है, बायोडेटा वगैरह इनके पास होता है। और ये एक और काम करते हैं जो एडवर्टाइजमेंट का काम है, जब इनके पास आता है जॉब गिवर, जो जॉब दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन आती है कि भाई ये वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट का काम भी ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स खुद से कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब वेरियस सोर्सेज हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये भी आपका हो गया। अब इसके बाद क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट। इसके बाद आपका आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। एंड कैंपस रिक्रूटमेंट आप सबने बहुत अच्छे से सुना होगा, जनरली बहुत कैंपस रिक्रूटमेंट तो आजकल बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें होता रहता है। कैंपस रिक्रूटमेंट आपका क्या कहता है, कैंपस रिक्रूटमेंट कह रहा है
जो आपके कॉलेज होते हैं या इंस्टीट्यूट्स होती किस टाइप की, मैनेजमेंट की या टेक्निकल, ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट्स होती हैं? आपने सुना होगा आईआईटीज, आईआईएम्स। आईआईटीज क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईएम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आईआईटीज, आईआईएम्स ये क्या है? ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोफेशनल डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, जो ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करवाते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर सोर्स बन गए हैं रिक्रूटमेंट का। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन को अगर चाहिए टेक्निकल बंदे, मैनेजरियल बंदे जिन्होंने मैनेजमेंट वगैरह करी हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि इन इंस्टीट्यूट्स में ऐसे लोग पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, ऐसे लोगों की डिग्रीज होती है, उनको ऐसे ही लोग चाहिए। तो डायरेक्टली हम कॉलेज में जाके, डायरेक्टली हम इंस्टीट्यूशन में जाके ना रिक्रूटमेंट कर ले, ये तरीका है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इन यूनिवर्सिटीज के साथ, इन कॉलेजेस के साथ, जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लिंक बनाकर बैठे रहते हैं, ठीक है, उनकी लिंक बनी रहती है इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और जब बच्चे पास आउट होते हैं या लास्ट ईयर में होते हैं, लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जाती हैं इन यूनिवर्सिटीज में, इन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं एंड वहां पर वो रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। तो जनरली लास्ट ईयर में या लास्ट कुछ मंथ्स में जो बच्चे होते हैं उनकी प्लेसमेंट पहले से ही हो जाती है, बिफोर कंप्लीटिंग देयर डिग्री। जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह होता है, उनकी पूरी देखी जाती है कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, एंड उसके बाद उनके टैलेंट के हिसाब से उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। तो आपने सुना होगा कई बार इसी लोग प्रेफर करते हैं कि वो अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करें, बिकॉज उन्हें उससे फिर उनको जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि वो बिग ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज से लिंक्ड होती है। तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से टाइप का रिक्रूटमेंट है? कैंपस रिक्रूटमेंट है। तो बिग ऑर्गेनाइजेशंस दे मेंटेन अ क्लोज लिएशन विद द यूनिवर्सिटीज। वोकेशनल स्कूल कौन से स्कूल होते हैं जहाँ पे वोकेशन आपको पता है, स्किल्स वो पढ़ाए जाते हैं। और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिससे क्वालिफाइड लोगों को वो जॉब्स के लिए रिक्रूट कर लेते हैं। और ये आज के टाइम पे तो इसको कैंपस रिक्रूटमेंट बोला जा रहा है, एंड ये अब धीरे धीरे बहुत ग्रो ही कर रहा है, ठीक है। आईआईटीज, आईआईएम्स जो है वहाँ पे जनरली जो बच्चे वहाँ से बाद में ग्रेजुएट होकर निकलते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, तो वो डायरेक्टली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इसीलिए चले जाते हैं, बिकॉज उन ऑर्गेनाइजेशंस का लिंक होता है लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनाइजेशंस प्लेसमेंट करके चले जाते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा है इंस्टीट्यूशन कितनी बड़ी है। तो इसको आपको क्या बोलते हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। अभी भी आपके एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के कुछ और 2-3 बचे हुए हैं, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये देख लिया कि इंटरनल रिक्रूटमेंट जो था उसके डीमेरिट्स क्या थे, कुछ डीमेरिट देखे। उसके अलावा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है वो देख लिया। एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कितने वेज में हो सकता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, फिर कैजुअल कॉलर्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर कैंपस रिक्रूटमेंट आपने देखा, एंड अभी आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस देखे, फिर जो आपके मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं। इस तरह के कई सारे सोर्सेज हैं जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बाहर के एनवायरनमेंट से ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट कर सकती है, ठीक है। इंटरनल में बस 2 ही था, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, बाकी एक्सटर्नल में कई सारे सोर्सेज अवेलेबल है। यही ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि वो कैसे इन सोर्सेज को स्टडी करेगी और वो बेस्ट सोर्स को चूज करेगी जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट सुटेबल होगा, ठीक है। तो अभी थोड़े से 2-3 एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लिया जाएगा। एंड उसके बाद एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, उसके बाद जो आपका स्टाफिंग का सेकेंड स्टेप है सिलेक्शन का, उस पर जाएंगे। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड स्टडी हार्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।